ये जो देश है ये बहुत बड़ा है और विविधताओं से भरा हुआ है। सामासिकता इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है और मैं उसे स्ट्रेंथ मानता हूं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि जो हाशिए का समाज है, जो दबा कुचला समाज है, जिसको बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया गया, आज इस पर हम विमर्श कर रहे हैं और 2020 में हमें इस पर चर्चा इस तरह करनी पड़ रही है। बहुत अच्छी बात आदरणीय गुप्ता जी ने कही कि आरक्षण तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो परिस्थितियां जो आज भी आरक्षण की जरूरत पर बल देती हैं, वो परिस्थितियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी और वो जितनी जल्दी खत्म हो जाए देश के लिए उतना अच्छा होगा। क्योंकि समानता की जो अवधारणा है, वह समानता की अवधारणा ऐसा न हो कि आरक्षण की वजह से एक बड़े समुदाय को जो आरक्षण का लाभार्थी नहीं है उसे यह लगे कि हमारे साथ तो असमानता की जा रही है। यानी संवैधानिक लक्ष्य समानता का अधिकार प्रदान करने के लिए है। जो पीछे छूट गए हैं, जो वंचित हैं, जो किसी वजह से साथ नहीं आ पाए हैं, उसकी बहुत दास्तानें हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, ना मैं उसका ब्यौरा कोई प्रस्तुत करूंगा। समय की सीमाएं होती हैं, समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो प्रश्न आपके हों, मैं समझ सकता हूं कि ये इतना जलता हुआ विषय है, इस पर ढेर सारे सवाल आपके होंगे। आप चैट बॉक्स में उन सवालों को प्रेषित कर सकते हैं। जब प्रश्न सत्र शुरू होगा तो हम कोशिश करेंगे कि उन पर यथासंभव अपने विद्वान वक्ताओं से उनका समाधान दिलवाएं। मैं यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं और हमारे जो अगले वक्ता हैं, अगर वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, डॉक्टर गणेश प्रसाद जी, तो वो ये हेलो कह करके बता दें कि हाँ मैं हूं, इससे मैं जान सकूं कि वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गणेश प्रसाद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप क्या जुड़े हुए हैं? संभवतः वो जुड़े नहीं है, शायद कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। तो मैं जो हमारे और वक्ता हैं, डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी जी, जो देशबंधु कॉलेज में प्रोफेसर हैं और देश के माने जाने दलित चिंतक हैं, दलित विमर्शकार हैं, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो वो बताएं कि अब मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, वो जुड़े हुए हैं। श्री बजरंग बिहारी आवाज आ रही है और मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी जी जी, धन्यवाद सर। तो हमारे जो चौथे तकनीकी सत्र के सम्माननीय वक्ता हैं आदरणीय श्री बजरंग बिहारी तिवारी जी, जिनका न केवल हिंदी में बल्कि भारत की अलग अलग भाषाओं में दलित साहित्य की जो व्याप्ति है, जो दलित चेतना है, उस पर उनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। वो इतने सुपरिचित हैं कि उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल ब्यौरा देने से समय जाया होगा। मैं समय का अधिकाधिक उपयोग करना चाहता हूं विद्वान वक्ताओं को सुन करके। थोड़ा सा मैं बता दूं मित्रों कि जब दलित चेतना का उभार हो रहा था, साहित्य में दलित विमर्श की आहट सुनाई पड़ रही थी, हंस में, कथादेश में, तद्भव में लगातार इस तरह की पहल हो रही थी और एक नए तरह का साहित्य जो हाशिए का समाज है उसके द्वारा लिखा जा रहा था। उस समय जब ये कहा जा रहा था कि जो ऊंची जातियां हैं, जो सवर्ण समुदाय है, वो क्या जानेगा हमारी परेशानी, वह सहानुभूति परक साहित्य लिख सकता है, हमारे बारे में हम जो बात करेंगे
वह स्वानुभूति परक होगा। इस पर भी काफी बहस चली। ये बहस अब बहुत पीछे चली गई है, ठंडी पड़ गई है, और यह माना गया कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई उस समुदाय में पैदा हुआ हो तभी वो दलित साहित्य लिख सकता है। उस डिबेट में मैं इस डिबेट को नहीं ले जाऊंगा, और मैं बिना किसी और अतिरिक्त औपचारिकता के आदरणीय श्री बजरंग बिहारी तिवारी जी को माइक हैंडओवर करता हूं। उनका हार्दिक स्वागत है शोध केंद्र श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की ओर से। श्री बजरंग बिहारी तिवारी जी। बहुत धन्यवाद जयशंकर जी। मैं LBS का आभारी हूँ कि मुझे मौका दिया। ये विषय जब प्रजापति जी ने बात की मुझसे, तो मैंने कहा कि ठीक ठीक मेरे कार्य क्षेत्र से नहीं जुड़ता है। मैं तो साहित्य का अभ्यासी हूँ, साहित्य पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ और उसी में काम करता हूँ। आरक्षण जो है वो समाज शास्त्र का, राजनीति का, अर्थशास्त्र का विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। और हमसे पहले जो खुद आधार पीठिका के रूप में प्रजापति जी ने अपनी बात रखी, एक उसका दर्शन दिया इस थीम का। उसके बाद में विवेक कुमार जी ने जिस तरह से इसको विस्तार दिया, इसके पूरे इतिहास को और इसकी फिलॉसफी को पेश किया। बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं और जो थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों को एक साथ साधे हुए हैं राकेश जी। तो इन सब ने तो बहुत बढ़िया से इस विषय को रख दिया है। और मैं तो जो कहना चाहता हूँ साहित्य के माध्यम से, वो एक रास्ता बना दिया है। ऐसा है कि ये जो आरक्षण विषय है, जिसके बारे में अब तक की जो चर्चा हुई है, वो स्पष्ट हो गया है कि ये असल में रिप्रेजेंटेशन देने की व्यवस्था है। ये रिजर्वेशन को असल उपहास का विषय बना दिया गया। और जो इस तरह का विषय बनाते हैं वो अपने गिरेबान में झांक करके कभी नहीं देखते। ये व्यवस्था, हमारी समाज व्यवस्था 2000, 5000, 8000 जितना भी आप माने, जब ये संगठित होती है, रिजर्वेशन के ही रास्ते पर चलती है। एक जो विषमता, मतलब गहरी विषमता इस समाज में व्याप्त है, वो उसी रिजर्वेशन के ही बल पर है। कौन क्या करेगा ये पहले से तय रहता है, उसके पैदा होने से पहले। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को दोहराया था। उससे पहले रूसो ने कहा था कि स्वतंत्र तो होता है, जंजीरों में जकड़ा पाता है। ये जंजीरें हर समाज में अलग अलग तरह की होती हैं। भारत की जंजीरें दूसरी तरह की हैं, यूरोप की तीसरी तरीके की हैं, अरब की चौथे तरीके की हैं। कार्ल मार्क्स तब विद्यार्थी थे, एक निबंध लिखा था और उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि जब तक हम होश संभालते हैं, हमारे लिए जिंदगी का रास्ता तय किया जा चुका होता है। हमें अपने जीवन के मार्ग को चुनने की स्वतंत्रता नहीं रहती। ये सब तो वैयक्तिक जो मोबिलाइजेशन के लिए ये व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था, असल में इसमें दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। वैयक्तिक तो है ही, ये इंडिविजुअल भी है और कम्युनिटी वाली भी। एक व्यक्ति जो दलित समाज का है, उसको जब कहीं जगह मिलती है तो उसके साथ साथ उस समुदाय के लोगों की पहुंच वहां तक बनती है।
जब भी हमने बात की है आरक्षण की, कई बार तो बहुत गर्मा गर्मी का माहौल हो गया। मुझको लगता है कि इस बात के लिए एलबीएस का, शैलेंद्र जी का, प्रजापति जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए कि इतने मौजूद विषय पर, इतने प्रासंगिक थीम पर उन्होंने इस गोष्ठी को आयोजित करने का निर्णय लिया। ये पूरी टीम, प्राचार्य भी उसमें अभिनंदन की पात्र हैं, तो पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। जिन लोगों ने बात की अब तक, उन सबके यहाँ सामाजिक न्याय का सवाल आया। सामाजिक न्याय क्या है? साहित्य ने बहुत शुरू से इस सवाल को उठाया है, लेकिन हम उससे पहले जो साहित्येतर प्रसंग हैं उसके ऊपर जाएंगे। सर थोड़ा कैमरा ठीक कर लें, थोड़ा चेहरा आपका बहुत नीचे से आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बस 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 सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं जो कह रहा हूं, वो तो उन दार्शनिकों से जुड़ा हुआ रास्ता है जिन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया सामाजिक न्याय का। जिन्होंने इस पर काम किया है उनका मानना है कि ये फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई उसके बाद में राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पाइने थे, 1792 में उन्होंने एक किताब लिखी, 91 में काम संपन्न हो गई। क्या है राइट्स ऑफ? राज्य को ये पाते हैं कि राज्य उनके हितों का ध्यान नहीं रख रहा है, तो उसे बदलने का, उस व्यवस्था को, उस गवर्नेंस को बदलने का अधिकार उनके पास है। दूसरे दार्शनिक थे एडमंड बर्क, जिन्होंने ये कहा था कि नहीं, ये अधिकार नहीं है और लोगों को ये काम अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। राज्य की सत्ता व्यवस्था को बदलने का काम ये लोगों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आम जनता की, वो ऊपर वाले अपना तय करेंगे। थॉमस पाइने ने राइट्स ऑफ मैन लिख करके ये बहुत पुरजोर ढंग से इस बात को प्रतिपादित किया कि ये अधिकार है लोगों के पास। जो दूसरा नाम बहुत बाद की, मैं मतलब क्या कहें कि जंप करते हुए आ रहा हूं, सिस्टमैटिकली इसको देखा जाना चाहिए, लेकिन 25 मिनट का समय तय है, तो जो दूसरा नाम आता है इसमें वो अमेरिकी दार्शनिक हैं जॉन रॉल्स, उनका आता है। जॉन रॉल्स ने जस्टिस के ऊपर, न्याय के ऊपर 1958 में एक निबंध लिखा था, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। बड़ी चर्चा हुई थी और उस चर्चा के बाद में उन्होंने फिर उस काम को, उस निबंध को एक किताब का रूप दिया। निबंध का तो था फेयरनेस एंड जस्टिस, और जो किताब आई वो थी 1971 में अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत। उसमें उन्होंने स्वतंत्रताओं की वकालत की थी, तरह तरह की स्वतंत्रताएं, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, चेतना की स्वतंत्रता, विधि का शासन जब होता है तभी स्वतंत्रताएं रहती। तो ये एक मतलब पहली बार पूरी दुनिया के फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी में ये चर्चा का विषय बना। इसमें उन्होंने कई बार कार्ल मार्क्स को कोट किया। इस सामाजिक न्याय के मूल में जो मार्क्स के विचार हैं
यद्यपि जॉन रॉल्स जो है वो मार्क्सवादी नहीं, और जिस तरह से उनका आगे विकास हुआ वो हम देखें कि वो फिर कहाँ जाते हैं, लेकिन फिलहाल वहां पर तो वो जो आधारभूत दार्शनिक हैं इस विचार के, उसमें वो मार्क्स को रखते हैं, कार्ल मार्क्स को वो रखते हैं। लेकिन जब उनकी दूसरी किताब आती है पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1996 में, तो इसमें उन्होंने जिस पर बल दिया वो फ्रीडम ऑफ थॉट का, विचार का स्वातंत्र होना चाहिए, लेकिन उसकी जो प्री कंडीशन है व्यक्ति का स्वातंत्र वो होना चाहिए। हम इसको इसलिए भी याद कर रहे हैं कि अभी के भारत में हम रह रहे हैं और वहां पर ये संकट महसूस कर रहे हैं। विचार का स्वातंत्र, फिर व्यक्ति का स्वातंत्र, निसंकोच जो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम कह पाते हैं कि नहीं कह पाते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। जॉन रॉल्स ने प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी वकालत की थी कि निजी संपत्ति होनी चाहिए, वो भी उन्होंने स्वतंत्रताओं में ही रखा था। हम जानते हैं कि हमारे संविधान में भी ये बात थी पहले, बाद में फिर उसको सस्पेंड किया गया। तो जो तीसरी किताब उनकी आई जहां से फिर वो एक समस्या पैदा होती है, और अमर्त्य सेन ने जब न्याय पर किताब लिखी तो उन्होंने रॉल्स की तो अच्छी मीमांसा की, अच्छा क्रिटिक पेश किया, वो तो एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन अंतिम किताब में लॉ ऑफ पीपल्स, द लॉ ऑफ पीपल्स, उसमें जो 1999 में आई, उसमें उन्होंने कहा कि सभी समाज न्यायप्रिय नहीं होते। जो न्यायप्रिय समाज हैं उन्हें कई बार खतरा महसूस होता है, जो न्यायप्रिय नहीं है, जो न्याय पर के आधार पर संचालित नहीं होते, तो ऐसे समाज जो न्यायप्रिय नहीं है, अगर खतरा महसूस होता है तो न्यायप्रिय समाजों को यानी देशों को यानी नेशंस को चाहिए कि उन पर हमला करके उनको सभ्य बनाएं। अब कोशिश करनी चाहिए कि वहां के नागरिकों के, वहां की आबादी को गुलाम न बनाएं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो जो बाद में फिर वो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब बिल्कुल से उसमें मर्ज से हो गए रॉल्स, तो उसकी अभिव्यक्ति इस तरह से होती है। लेकिन फिलहाल ये उनका चलता है। सोवियत संघ की पहल पर और कहें कि उनके सहयोगी देश थे, उनके दबाव पर यूनाइटेड नेशंस ने इस मुद्दे को लिया अपने हाथ में, और जो उसका 1969 का डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, उसमें वो लिखा कि सामाजिक न्याय की उपेक्षा के परिणाम भयंकर होते हैं। अगर कोई देश अपने यहाँ सामाजिक न्याय के परिणामों की, सामाजिक न्याय की उपेक्षा करता है, तो उसके नतीजे उस देश के लिए ठीक नहीं। एक अनरेस्ट होगा और वो अनरेस्ट तमाम तरह के ग्रोथ को रोक देगा। 2006 में फिर यूएन ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया, एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें उसने कहा, उस डॉक्यूमेंट का जो नाम था सोशल जस्टिस इन एन ओपन वर्ल्ड, द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसमें उन्होंने कहा कि फेयर एंड कंपैशनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि संसाधनों के पुनर्वितरण की नीति के बगैर सामाजिक न्याय संभव नहीं है। असल में सामाजिक न्याय को बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल सही तरीके, सटीक तरीके से यही उसकी परिभाषा है कि संसाधनों तक, जीवन जीने के जो साधन हैं, संसाधन रिसोर्सेज हैं, उन तक सबकी पहुंच सुनिश्चित, यही सामाजिक न्याय। तो ये 2006 के डॉक्यूमेंट में यूएन ने इस बात को कहा।
बाबा साहब अंबेडकर इस बात को बार बार इस पर जोर देते थे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक टिक नहीं सकती जब तक सोशल डेमोक्रेसी ना हो, जब तक सामाजिक जनतंत्र हम नहीं करते हैं श्योर, तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक जनतंत्र का कोई मतलब नहीं है, वो कोलैप्स कर जाएगा। और कैसे आएगी ये डेमोक्रेसी? वो ऐसे कि जो आपका सिस्टम है, जो आपकी प्रणाली है, जिसके बल पर समाज चलता है, व्यवस्थित होता है, उसमें सबकी भागीदारी रहे, सबकी भागीदारी दिखे। प्रजापति जी ने जो आरक्षण के 4 जोन समझाए थे, उनको आप ध्यान में रखिए। इन चारों इलाकों में, इससे इतर भी जितने भी सामाजिक समुदाय हैं, तबके हैं, उन सबकी भागीदारी हो, उन सबका प्रतिनिधित्व हो। बिना उनको दिए रिप्रेजेंटेशन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ सोशल डेमोक्रेसी है, कि हमारे यहाँ मतलब सचमुच की राजनीतिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक जनतंत्र है, वो खोखला होगा। तो ये एक चीज है कि आपको रिप्रेजेंटेशन का अधिकार देना चाहिए। ये एक सामान्य सी बात है। जब मैंने पहले कहा कि ये विषय ऐसा है जो अगर कोई एथिकल पर्सन है, कोई एथिक्स का सम्मान करने वाला, नैतिकता का, नीति का सम्मान करने वाला व्यक्ति है, तो जब इस पर लगाता है प्रश्न चिन्ह, तो एक बार जरा देख ले कि कहीं उसके हित, उसका जो स्वार्थ है, वो तो उस पर हावी नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप देखते हैं कि कुछ सीटें मैनेजमेंट के खाते की होती हैं, रिजर्व होती हैं, कुछ लाख रुपए दे करके आप खरीदते हैं। वहां पर आपको ये आरक्षण का मामला नहीं सताता। वहां आपको नहीं लगता कि ये बुरा हो रहा है, ये तो होना नहीं चाहिए, ये तो मैं धन के बल पर अपनी सीट कर रहा हूँ, वो फेयर लगता है। दोष इसी बात में है। दोनों चीजें हैं, कॉम्पिटेंस और जिसको हम कहते हैं मेरिट और ऑनेस्टी। ये चीज तब होती है जब हम, मान लीजिए, हमारा समुदाय जो आज तक जिसको इस व्यवस्था में कभी जगह नहीं मिली है, कभी उसे नहीं दिया गया है प्रतिनिधित्व, हम तो उसके साथ अटैचमेंट महसूस नहीं करेंगे। वो प्रणाली हमारी नहीं लगेगी। हमारी लगे, इसके लिए जरूरी है कि हमारे, अभी देखिए तमाम इलाके हैं जो गिना रहे थे इससे पहले राकेश जी, कि किस तरह से क्या मतलब किन जगहों पर कितने लोग हैं, किस तबके के लोग हैं। जो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन का मुद्दा उठाते हैं, जिनको एक बार मिल गया है उनको दोबारा नहीं मिलना चाहिए, क्रीमी लेयर का, अपनी जगह पर वो सही है, लेकिन वो सही तब होगा एक बार भी आप सारे बैकलॉग भर दीजिए। जितने भी सेक्टर्स हैं, प्राइवेट हों, पब्लिक हों, सब जगहों पर जितना संविधान प्रदत्त है उतना दे दीजिए प्रतिनिधित्व। फिर आप देखिए कि क्रीमी लेयर का मुद्दा उठाएंगे तो फिर वो जायज होगा। अभी तक भारत के किसी भी सेक्टर में आरक्षण का जो कोटा तय है वो पूरा नहीं हुआ है। किसी भी जगह पर, किसी जगह पर देख लीजिए, सब में पीछे जाता है,
सब में मतलब वो लगता है कि नहीं अब जब तक स्पेशल ड्राइव नहीं करेंगे, जो कि कई बार होता है तो वो पूरा नहीं किया जाता, तो तब तक ये सवाल बेमानी है। एक बार आप इस देश में वो सारे कोटे भर करके देखिए, एससी का कितना है, एसटी का कितना है, ओबीसी का कितना है, जितने भी पीएच का कितना है, जितने भी कोटे तय हैं एक बार भर करके देखिए, फिर आप पाएंगे कि अंदर से ही उस रेशनलाइजेशन की, उस कहें कि उसके तार्किकीकरण की का मुद्दा उठता है। लेकिन पहले भर करके तो देखिए, नहीं तो नोबडी फाउंड सुटेबल लिख करके लोग चले आते हैं। कैंडिडेट होते हैं, बड़े सक्षम कैंडिडेट होते हैं, लेकिन वो उपयुक्त नहीं पाए जाते। ये एक मतलब जो पूर्वाग्रह होते हैं, जो प्रेजुडिस होते हैं, वो ऐसे काम करते हैं। साहित्य की यहीं पर भूमिका आकर के दिखाई पड़ती है। साहित्य यहीं पर अपनी भूमिका अदा करता है कि वो सामाजिक जनतंत्र के लिए सबको तो सही मिले प्रतिनिधित्व, इसके लिए वह रास्ता बनाता है, वो उस तरह का मानस तैयार करता है, उस तरह का परिवेश तैयार करता है। साकेत के मतलब अयोध्या के 2000 साल पहले के कवि हैं अशोक घोष, उन्होंने सौंदर्यनंद में जो लिखा, कहा कि ये जो मैं लिख रहा हूं वो इस रोगग्रस्त समाज के उपचार के लिए, साहित्य इसलिए लिख रहा हूं कि उपचार के लिए जो गोली दी जाती है वो थोड़ी कड़वी होती है। वर्ण और जाति ये समाज को रुग्ण बनाने वाले, रोगी बनाने वाले तत्व, इसके लिए आपको उपचार करना है। जो गोली है, जो टिकिया है, वो बड़ी कड़वी है, तो उसको इस तरह से दिया जाए कि लोग निगल सके। तो उन्होंने कहा इसलिए मैं लिटरेचर लिखता हूँ, इसलिए साहित्य लिखता हूँ। पातुम तिक्त औषधम मधुयुतम हृदयम कथम स्यादिति, मैंने मधुयुक्त बना दिया है कि आप आराम से उसे खा लें और फिर जाकर के अंदर काम करें। कबीर को पढ़िए, रैदास को पढ़िए, आपको मालूम, मतलब एक अंदर जो है वो उस अन्याय का बोध होता है। द्वार हमारे आय काह करोगे हम तो जात कमीना, तुम्हारे कैसे लोहू हमारे कैसे दूध, ये जो मतलब अन्याय के बोध को जगाना, ये काम करता है साहित्य। और फुले का जो विचार दर्शन है उससे प्रेरणा लेते हुए जो दलित पैंथर पहले आया, जिसने दुनिया भर में जहां भी अन्याय हो रहा है उस अन्याय को खत्म करने की एक इच्छा जाहिर की, एक संकल्प लिया। जो मैनिफेस्टो है दलित पैंथर का, उसको पढ़िए तो उसमें तो ये है कि कहीं भी अन्याय है वो हमारा कंसर्न है, वो हमारा सरोकार है। उसी दलित पैंथर के कहें कि पीठिका पर, उसके बैकग्राउंड पर फिर दलित साहित्य होता है, बनता है दलित साहित्य, जिसमें कई धाराएं हो गई हैं। लेकिन उसका जो मूल काम है, उसका जो मूल कार्यभार है, एजेंडा है, वो 3 है। पहला कि जो दलित समाज के लोग अभी तक अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक नहीं है, उनको जागरूक किया जाए। दूसरा, इस व्यवस्था में जो अन्याय अंतर्भुक्त है, जो अन्याय घुला मिला है, उस अन्याय को चिन्हित किया जाए, अंडरलाइन किया जाए। तीसरा, जो गैर दलित समाज के लोग हैं उनके भीतर वो संवेदना पैदा की जाए कि जिससे वो सभी वंचित तबकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए मन से
तैयार हो सके। ये तीन बड़ी मैं कहें इसके एजेंडे पर है, साहित्य के एजेंडे पर, दलित साहित्य के एजेंडे पर। दलित साहित्य के ठीक पहले जो जिस साहित्य ने ये काम किया था वो प्रगतिशील साहित्य था, जिसने जिसने आइडियोलॉजी बेस्ड कहें कि डिस्कशन शुरू किया था। इसने तो अस्मिता बेस ये काम किया, रिकग्निशन को बनाते हुए आधार, सामाजिक पहचान को बनाते हुए आधार, ये तो दलित साहित्य ने किया। लेकिन उससे पहले वो विचारधारा वाला मामला था, जिसमें जिसमें दूसरे लोग लड़ाई लड़ते थे वंचित तबकों के लिए, इसमें आकर के अपनी लड़ाई लड़ने लगे। तीन चीजें महत्वपूर्ण हुई जब दलित साहित्य लिखा जाना शुरू हुआ, जो सामाजिक न्याय यानी आरक्षण के साथ जुड़ती हुई थी। एक समझिए एक हिंसा जो है वो निरंतर जारी है। इस हिंसा से हम कैसे छुट्टी पाए? तीन तरह की हिंसा है। एक तो स्थूल हिंसा है, अभी तूतीकोरन में जो हुआ आपने देखा, जिस तरह से मतलब दलित लोगों को जो जिस तरह से उनकी हत्या हुई, और वो आए दिन, कोई मतलब सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, तुरंत अभी आपने देखा, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो एक तो ये स्थूल हिंसा, दूसरा जो अपमान होता है निरंतर दलित समाज का, उनकी हैसियत बताई जाती है, गालियां दी जाती हैं, अपमानजनक संबोधन होते हैं, वो जो कहे कि इंसल्ट है जो दिखता है। और तीसरा जो ह्यूमिलिएशन है, जो अवमानना है, जिसमें जिसमें आप इशारों में, जिसमें आप संकेतों में, जिसमें आप हाव भाव में अगले की बताते हैं हैसियत। तो ये स्थूल हिंसा, अपमान और अवमानना, तीनों जो स्तर हैं जिससे जूझने का काम, जिसको पहचानने का काम, जिसके अवबोधन का काम, जिसके आधार पर जनता की, दलित जनता के प्रबोधन का काम, और सिर्फ दलित जनता ही नहीं, साहित्य लिखा जाता है तो सबके लिए होता है। एक ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हिंसा है, जिसके अंत में, जिसके इरेडिकेशन में, उन्मूलन में एक भूमिका अदा करेगा साहित्य भी। उसको लेकर के दलित साहित्य सामने आता। मैंने कहा कि जो इससे पहले एक जमीन बनाई थी प्रगतिशील साहित्य ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि न्याय बहुत जरूरी है। तो न्याय बहुत जरूरी है, न्याय क्यों जरूरी है? तो दलित साहित्यकारों ने कहा हमारा अनुभव बताता है कि न्याय बहुत जरूरी है। तो पहला उनका अनुभव था। दूसरा था अधिकार, अनुभव के ही आधार पर कि हमारे साथ जिस तरह का बर्ताव होता है, हमें जहाँ रखा जाता है, जो मतलब सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, उसमें जो नवीनतम है वो बायो एथिक्स है, जिसमें ये कहा जाता है कि अन्याय का एक रूप यह भी है कि आप कहें कि क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रखें, हाइजीन से वंचित रखें, प्राथमिक स्वास्थ्य का इंतजाम ना करें। अभी आपने देखा कि जो बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है मजदूरों का, ये कौन मजदूर हैं, इनकी सामाजिक पहचान क्या है, और उनको क्यों इसके लिए मरने के लिए? सर क्षमा सहित जो है थोड़ा लैपटॉप सीधा कर। हाँ हाँ सर, बस 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 ठीक है सर, बस ठीक सर, थैंक यू सर, माफ कीजिएगा। हाँ, तो ये जो कहें कि सामाजिक अन्याय है जो दिखता है खूब अच्छे से, तो ये इसको मुद्दा बनाता है दलित साहित्य। एक चीज और भी करता है, उसने उन विडंबनाओं को भी चिन्हित किया। दलित साहित्य ने उन विडंबनाओं को भी चिन्हित किया जो विडंबनाएं आरक्षण प्राप्त लोगों में मूर्त होती हैं, दिखती हैं। आरक्षण का लाभ ले लिया, लेकिन अपने समाज से उनका डिसोसिएशन हो गया, कटाव हो गया, डिटैचमेंट हो गया। तो उसको पहचानना कि आपने जहां से लिया है, आपने पे बैक टू सोसाइटी क्या है आपका, अब तो वहां से निकल करके आ गए। वो काम भी साहित्य ने अपने हाथ में लिया। यह भी काम लिया कि मान लीजिए एक जाति विशेष के लोग
एक उसमें जा रहे हैं नौकरी में, अपने भाइयों को छोड़ दे रहे हैं, तो साहित्य ने ये भी काम दिया कि उसने वो कंपैशन, वो करुणा, वो संवेदना पैदा करने की कोशिश की कि जो पीछे छूट रहे भाई हैं वो आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, ये आप खुद अन्याय कर रहे हैं। जो बहुत बारीक, जो बहुत महीन, जो बहुत कहें कि नाजुक तंतु हैं इस आरक्षण व्यवस्था के, उसकी परिणतियों के, वो और कोई नहीं कर सकता था, वो सिर्फ साहित्य कर सकता था, वो कर रहा। एक दूसरा कि जो 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 मान लीजिए न्याय मिल रहा है आरक्षण के जरिए, लेकिन उस न्याय के भीतर से जो एक अन्याय अपना सिर उठा रहा है वो क्या है? वो जब सन 2000 के आसपास बड़े पैमाने पर दलित स्त्रियां आने लगी साहित्य के क्षेत्र में, तो उन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई कास्ट बेस्ड जो एट्रोसिटीज हैं वो तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उस कास्ट सिस्टम के भीतर जो पैट्रियार्की काम करती है उसको कब एड्रेस करेंगे आप? रिजर्वेशन को ही जब आप रेशनलाइज करते हैं, करना चाहते हैं, तो ये देखें कि जो दलित समाज को मिलने वाला आरक्षण है उसमें दलित स्त्रियों की का कितना प्रतिशत है, उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है। ये मुद्दा साहित्य में आया पहले। जो दलित साहित्य लिखने वाली नई पीढ़ी की जागरूक उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि पैट्रियार्की को, जो अन्याय का बहुत बड़ा स्रोत है, उस पैट्रियार्की को कब एड्रेस करेंगे? पैट्रियार्की के साथ जुड़ा हुआ क्लास का मुद्दा है, पैट्रियार्की के साथ जुड़ा हुआ तमाम जो उसके संबंधित मुद्दे हैं, वो एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, उसको कब एड्रेस करेंगे? ये एक चीज आती है। और अभी जो जिस रूप में इस पर विमर्श चल रहा है साहित्य में, वो तो यहाँ मतलब सिर्फ एक आधार पर इसको आप न देखें, इस आरक्षण को, इस डिप्रीवेशन को, उसके कई रूप हैं। एक आर्थिक शोषण है, जेंडर के आधार पर है, और फिर कास्ट के आधार पर तो है ही। तो उसको कॉम्प्लिकेट करने का, उसको प्रॉब्लमेटाइज करने का, समस्या मूलक बना करके फिर उसको देखने का एक काम किया। मैं कुछ एक आज संयोग से ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो हिंदी दलित साहित्य के कहें नींव रखने वालों में से थे, उनका जन्मदिन है, तो उनकी कुछ कहानियों का हम मतलब उल्लेख कर देंगे। जूठन जो है वो आप पढ़ें, और आप पढ़ते पढ़ते गैर दलित हैं तो कितने सारे लोगों ने जो चिट्ठियां लिखी, जो उनके पास पत्र आते थे, निजी संपर्क में होने के नाते मैं उन चीजों को जानता था थोड़ा बहुत, तो कितने लोगों ने कहा कि वो बदले हैं, उन्होंने अपने आप को प्रक्षालित किया है, थोड़ा मांझा है, थोड़ा कहें कि अपने भीतर की ग्लानि को पहचाना है, ग्लानि को उभरते हुए देखा है। यही काम है साहित्य का। प्रेमचंद को पढ़िए आप, उनकी सदगति कहानी पढ़िए, उनकी दूध का दाम पढ़िए, उनके दूसरी कहानियां पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, कर्मभूमि पढ़िए, तो वो ग्लानि आपके भीतर पैदा होती है। अरे हम तो ऐसा करते आए हैं, जो चीज अभी तक आपने सहज मान लिया था, अब वो चीज सहज नहीं रह जाती, उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं प्रकाश वाल्मीकि। इसलिए उनके यहाँ दलित पात्रों के साथ सवर्ण पात्र भी लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। जो बहुत उनकी चर्चित कहानी है सलाम कहानी में हरीश के साथ जो कमल उपाध्याय है, कमल उपाध्याय अपने दोस्त की शादी में जाता है, वहां जाकर के वो पाता है गांव में चूहड़ों की बारात है, उसमें लिखा गया है, शब्द अपमानजनक है लेकिन कहानी में आया है, तो मैं कह रहा हूँ कि वहां जाकर के देखता है और कहता है, मतलब पाता है कि लोगों ने उसको भी उसी जाति का समझ लिया है, तो उसका जो जातीय अहम है उसको शॉक लगता है, उसको आघात लगता है, और अचानक उसके सामने खुल जाता है, उस कहे कि उस पीड़ा की दुनिया से उसका साक्षात्कार होता है।
लोग मानते ही नहीं कि वाल्मीकियों की बारात में कोई उपाध्याय भी आ सकता है। वो कमल को लग जाता है कि मतलब वो एक दुनिया बिना 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 उस शौक के, बिना उस धक्के के वो समझ में बात आती नहीं। तो वो मित्रता संभव है, लेकिन जिसको आपने सहज मान लिया है ये तो चलता ही है, उसको कैसे आप तोड़ेंगे? तो इस तरह के झटके देकर साहित्य ये काम करता है। देखिए, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, उनकी कहानी वो भी बहुत चर्चित रही है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। उसमें जो छिप करके रहते हैं उनकी कहें कि मनोदशा का पर्दाफाश किया गया। दोनों चीजें होती हैं। आप पाते हैं कि ये तो पात्र ऐसे बड़े रेडिकुलस हैं, बड़े हास्यास्पद हैं, लेकिन जैसे ही इसको मतलब ये चीज आपके अंदर आती है, आप मुस्कुराते हैं, वैसे ही दूसरा दरवाजा खुल जाता है और आप फिर समाज व्यवस्था पर सोचना शुरू कर देते हैं कि ऐसी समाज व्यवस्था है जो इन लोगों को, ऐसे लोगों को छद्म में जीने पर मजबूर कर रही है। मिरासी जाति का व्यक्ति है, लेकिन वो मोहनलाल शर्मा के रूप में रह रहा है। उसके बेटे की शादी बनवारी लाल शर्मा के बेटी से तय होती है। बनवारी लाल शर्मा भी वो कुम्हार जाति का है या बढ़ई जाति का है, और वो भी उसी रूप में रह रहा है। गुलजारी लाल शर्मा, माफ कीजिए। तो शादी के वक्त मोहनलाल शर्मा की बहन, क्योंकि मिरासी जाति है, गाने बजाने का काम करते हैं, वो ढोलक वोलक के साथ अपने भाई भतीजों के साथ आ जाती है और उसकी पोल पट्टी खुल जाती है। उन दोनों को बहुत धक्का लगता है, लेकिन जिस बात पर आते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि वो यह है कि नई पीढ़ी अब इस तरह के छद्म नहीं चाहती। वो जैसा है, जैसे हैं, जिस पहचान में हैं, उस पहचान के साथ, आत्मविश्वास के साथ जीना चाहती है। ये उनका चुनाव नहीं है, ये उन पर थोपी गई नियोगिता है, उसमें उनको डाल दिया गया है इस नियोगिता में। तो ये इस कहानी से आता है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ कहानी का शीर्षक है, और पढ़िएगा इस कहानी को। दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन बड़ी मशहूर कहानी है। पत्रकारिता में जिस तरह का मतलब अभी का जो मीडिया उद्योग है, जो पहले पत्रकारिता थी, जब अखबार और पत्रिकाओं के आधार पर ही सारा हमको सूचनाएं मिलती थी, तो उसमें जो जातिवाद व्याप्त है, उसमें जो जात विशेष का एकाधिकार है, उस एकाधिकार को ये कहानी चिन्हित करती है। दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन, ये कहानी, तो जाटव के नाम से उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। बहुत योग्य है, बहुत अच्छा लिखता है, लेकिन ये जो सरनेम है उसका हर जगह उसके लिए बाधा बन करके खड़ा हो जाता है। ये जो जाति सूचक नाम है, तो वो फिर अपना नाम बदल लेता है, कर लेता है दिग्दर्शन, और फिर उसको मतलब नौकरी नहीं मिलती। वो एक महत्वपूर्ण पत्र के उप संपादक के तक पहुंचता है। कहीं किसी जगह पर दलितों के ऊपर हिंसा हुई है और उस खबर को उसने मुख्य पृष्ठ पर कर दिया है, पहले पन्ने पर कर दिया है अखबार की, और उससे फिर उसकी कहें कि उसकी सामाजिक पहचान जाहिर हो जाती है, और फिर उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। ये मेडिकल कॉलेजेस में जिस तरह से दलित बच्चों के साथ जो व्यवहार होता है, जिस तरह से उनको मतलब इतना टॉर्चर करेंगे कि तो आत्महत्या करेंगे या पागल हो जाएंगे, वो दलित कहानियों ने तमाम लोगों की कहानियां आप देखें तो उन कहानियों में ये चीज बहुत अच्छे से उभर करके आती है। तो दलित साहित्य ने तो ये काम किया है कि उसने एक आईना दिखाया है, और इस रिप्रेजेंटेशन की कितनी जरूरत है। आपको एक बड़े अच्छे अधिकारी तो हैं ही, अभी तो डीएम हैं किसी जिले में, लेकिन कहानीकार अच्छे हैं, कैलाश बानखेड़े। सत्यापन कहानी देखिए उनकी, तो उसमें किसके पास जाए। अभी तो अटेस्टेशन का काम होता नहीं है, अच्छा ही हुआ कि उसको रोक दिया गया, लेकिन जब
ये वेरिफिकेशन का, अटेस्टेशन का, सत्यापन का काम होता था, तो फिर दलित बच्चों के लिए जो जो यातना आती थी उनके हिस्से में, कहीं नौकरी के लिए, कहीं उच्च शिक्षा के लिए अप्लाई करना है तो मार्कशीट, सर्टिफिकेट अटेस्ट कराना है, किसके पास जाएंगे? जाएंगे तो 10 बार सुनाएगा, दिन भर खड़े रखेगा, अगले दिन फिर आइएगा, ऐसा बोलता है। वो चीज को पहचानने का मतलब है कि उसको ब्रेक करने के लिए, उस तंत्र को तोड़ने के लिए जनमानस को तैयार करना। साहित्य का काम यही है। ये ना तो प्रभु सम्मित है, ना तो सुहित सम्मित है, ये तो इस तरह का परसुएशन है, इस तरह से ये समझा देता है आपको कि आप तो अगर संवेदनहीन नहीं है, अगर आपके भीतर वो हिस्सा अभी तक सूखा नहीं है, डेड नहीं है, तो फिर आप तैयार हो जाते हैं। तो वही मैं कह रहा था कि चाहे ओम प्रकाश वाल्मीकि हो, चाहे जयप्रकाश कर्दम हो, हिंदी के जितने भी नामचीन साहित्यकार हैं, और मराठी के भी आप देखें, दया पवार का लेखन देख लीजिए, शरण कुमार लिम्बाले का लेखन देख लीजिए, इन्होंने ये काम तो किया है, अपने समाज को जागृत करना और जो इतर समाज के लोग हैं उसमें से जो संवेदनशील हैं या हो सकते हैं उनको जोड़ना, उनको न्याय के पथ पर लाना। कि सामाजिक न्याय की स्थापना होती है तो उसमें सबका भला है, सबका भला है। सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला जो मामला है वो साहित्य के जरिए ही संभव है। मानसिक बदलाव होना चाहिए, इस बात पर बहुत जोर देते थे डॉक्टर अंबेडकर, इसीलिए उन्होंने असहमति व्यक्त की थी। जो हिंसक क्रांति है, जो मार्क्सवादी क्रांति है, वो उससे सहमत है, उसके दर्शन से, लेकिन वो उनका जोर है कि भाई क्योंकि हमारे उनके 3 गुरुओं उनका को आप याद कीजिए, बुद्ध, कबीर और फुले, तो वो सभी मानसिक बदलाव के जरिए, और मानसिक बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है, साधन है साहित्य। और वो साहित्य जो है वो उस कहें कि उद्देश्य को लेकर के संचालित है। उसमें जिस तरह की आवाजें और आ रही हैं, तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके खानदान में, जिनके जात समुदाय में पहले कोई साहित्यकार नहीं हुआ था, तो फिर जब वो आ रहे हैं तो उनके साथ वो उनके मुद्दे भी आ रहे हैं, उनके जीवनानुभव भी आ रहे हैं। जब पहली बार दलित साहित्य आया था तो मरे पशुओं को कैसे उनकी खाल निकालते हैं, कैसे उनके भीतर से महत्वपूर्ण हिस्से खाने योग्य मांस निकालते हैं, वो सब पहली बार साहित्य में इस तरह के विवरण आए थे, इस तरह के डिटेल आए थे। तो वो ये काम है कि उसने बहुत समृद्ध किया है भारतीय साहित्य को, हिंदी साहित्य को खास तौर से। ये विवरण पहले नहीं थे, ये अनुभव नहीं था, और उस अनुभव से उपजा हुआ आक्रोश नहीं था। तो ये आक्रोश संपन्न करना, और ये आक्रोश दिशाहीन आक्रोश नहीं है, ये आक्रोश उसी कहें कि सेंसिटिविटी की तरफ ले जाता है, उसी सामाजिक न्याय की तरफ ले जाता है जिसके आधार पर यह समाज रहने लायक बनता है, ये समाज हिंसा मुक्त होता है। मुझे मौका दिया, मैं महाविद्यालय का, संयोजकों का के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जयशंकर जी सुन रहे हैं मेरी बात? अभी नहीं। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत जी। बहुत ही सारगर्भित ढंग से दलित चेतना को दलित साहित्य के कॉन्टेक्स्ट में आपने प्रस्तुत किया। और मैं समझता हूं कि इतने कम समय में जितने रेफरेंसेज आपने दिए हैं, ये आज की इस राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी के लिए एक माइलस्टोन है। मैं आपका आभारी हूं सर, आपने कीमती समय देकर इस संगोष्ठी को समृद्ध किया।